हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो करते हैं शुरू आज की क्लास का। धीमे धीमे अब आप भूगोल को समझ रहे होंगे, साथ ही साथ आप चीजें रिवाइज कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। अगर नहीं किया अभी तक ऐसा करना तो कृपा करके ये चीजें आप शुरू कर दें। नोट्स अब आपके पास होंगे और आशा ये भी करता हूं कि सबके पास अब स्टडी आईक्यू द्वारा प्रकाशित हिंदी की वो भूगोल की किताब भी होगी। हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास कैसे शुरू करते हैं, पिछली क्लासों में जो पढ़ा उसको रिवाइज करते हुए हम पहुंचते जाओ आज का टॉपिक है। तो आज एक बार और हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बहुत ऊपर ऊपर से इसको रिवाइज करते हैं। आपने बहुत बार रिवीजन भी कर लिया है, अब आपको चीजें आ भी गई होंगी। देखो, आपको लगता होगा कभी कभी सर एक चीज का इतनी बार रिवीजन क्यों। जैसे जैसे आप चीजों आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे क्लासेस में आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोग आने वाले सिद्धांतों में पढ़ेंगे। तो अगर आपका कहीं पे भी ये डाउट रह गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी, कुछ भी अगर मिस रह गया यहाँ पे, तो हो सकता है वो वहां पे आपको दिक्कत करे समझने में। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम आपको याद होगा। डायग्राम में हमने दो तरंगों के बारे में बात करी थी। दो तरंगे कौन कौन सी थी? हमने बात करी थी पी तरंग और हमने बात करी थी एस तरंग की। हमने बात करी थी प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों की। प्राथमिक तरंगों का हमने छाया क्षेत्र देखा था। छाया क्षेत्र आपको कहां से कहां देखने को मिलेगा? 105 से 145। वहीं एस तरंगों का आपको देखने को मिलेगा 105 से लेके 105 डिग्री तक। इससे क्या हमने कुछ निष्कर्ष निकाले थे? पहली चीज, हमें ये पता है कि ये कैसी तरंगे हैं, ये भूकंपीय तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगे क्या सिर्फ दो प्रकार की होती हैं? हाँ सर, दो प्रकार की होती है, लेकिन वो दो प्रकार ये नहीं है। तो फिर वो दो प्रकार कौन से हैं? हमने देखा था एक होती है कायिक तरंगे और दूसरी होती है धरातलीय तरंगे। क्योंकि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं तो हमको कौन सी तरंगे चाहिए? कायिक तरंगे चाहिए, हमें बॉडी वेव्स चाहिए। तो हमने पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र देखा था। हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में देखा कि पृथ्वी की संरचना तीन भागों में बांटी जा सकती है। पहला भूपर्पटी, दूसरा मेंटल, तीसरा क्रोड या कोर। हमने एक और चीज याद करी थी, अगर आपको याद हो, CMRGL। मुझे फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि CMRGL की फुल फॉर्म क्या है और ये CMRGL है क्या क्या। इसके बाद हम आगे गए थे तो हमने पाया था, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि पृथ्वी की कौन सी परत, पृथ्वी की कौन सी परत तरल अवस्था में, तरल अवस्था में उपस्थित है? ये बताना है आपको। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना है इस तरल अवस्था, इस तरल अवस्था के बारे में हमें कैसे पता लगा? हमें कैसे पता लगा? तो मुख्य परीक्षा का एक और सवाल आपको सामने दिख रहा है आपको। सवाल ये है, प्रश्न ये है कि पृथ्वी की कौन सी परत तरल अवस्था में है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये तरल अवस्था में है, ये बात हमें कैसे पता लगी। अगर आप सवाल समझ पाएंगे तो इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। सवाल इसीलिए मुख्य परीक्षा में जब भी आप सवाल पढ़ें, ये अभी से आप अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि मुख्य परीक्षा में जब भी आप सवाल पढ़ें या प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम दो बार उस सवाल को पढ़ें अच्छे से कि वो क्या पूछना चाह रहा है। अब यहां पे एक चीज अगर मैं चेंज कर दूं, एक चीज, जैसे मैं इस तरल के साथ आपको यहां पे
अर्ध तरल लिख देता, अगर तरल की जगह में क्या लिख देता, अर्ध तरल, तो आपका पूरा जो आंसर है, पूरा जो आपका उत्तर है वो बदल जाता। तो आपके लिए दो सवाल हो गए अब ये। पहला सवाल जिसमें आपको बताना है कि पृथ्वी की कौन सी परत तरल अवस्था में है, दूसरा आपको ये बताना है कि पृथ्वी की कौन सी परत अर्ध तरल अवस्था में है। तो मुख्य परीक्षा के लिए आपके दो सवाल, और धीमे धीमे आप देखेंगे कि आप कैसे कैसे सवालों के साथ घुल मिल जाएंगे कि आपको जब मेंस का आंसर लिखना होगा, जब मेंस की पेपर आपके सामने आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। हमने असंबद्धताओं की बात करी थी, CMRGL ये क्या था, हमने देखा था एक विशेष प्रकार की विशेषता आपको यहाँ पाई जाती है A, और विशेषता यहाँ पे पाई जाती है B। इन दोनों के मध्य एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पे विशेषताएं दोनों जगह की मिलेंगी, A की भी मिलेगी और B की भी मिलेगी। इस क्षेत्र को हमने विच्छिन्नता का नाम दिया था, इसी को असंबद्धता या अंग्रेजी में इसको डिसकंटिन्यूटी हमने बोला था। साथ ही साथ एक और चीज हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद है, आपको यह पता होना चाहिए कि ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या निर्मित थे और बेसाल्ट से क्या निर्मित थे। भूपर्पटी की अगर हम बात करें तो भूपर्पटी में जो महासागरीय जो भूपर्पटी है तथा महाद्वीपीय महाद्वीपीय जो भूपर्पटी है, इन दोनों की कैसे कितनी कितनी मोटाई रहेगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन ज्यादा मोटा है, महासागरीय भूपर्पटी या महाद्वीपीय भूपर्पटी, इनमें से कौन ज्यादा मोटा है। मोटाई का मतलब आपको ये बताना है, ये x है और ये y है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x ज्यादा मोटा है, y पतला है। तो ये चीज आपको बतानी है, महासागरीय और महाद्वीपीय। देखिए जो सवाल हैं जो मैं आपसे बार बार पूछता रहता हूं, इनका कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आंतरिक संरचना के बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे, आंतरिक संरचना के बाद हम लोग पहुंचे थे चट्टान या शैलों पे। हमने देखा था कि चट्टान क्या होती है। चट्टान हमने बहुत ही सरल भाषा में अगर कहा जाए, एक या एक से अधिक खनिजों का अगर समुच्चय हो जाए या समूह आप कहें, इसको समूह अगर हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे, उसको आप चट्टान कहोगे। क्या इसमें सिर्फ खनिज हो सकते हैं, खनिज के अलावा हमने देखा था नहीं, इसमें कुछ खनिज साथ ही साथ कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं जो कैसे हो, अखनिज तत्व भी हो सकते हैं। अखनिज का आप उदाहरण बता सकते हैं, कौन सा उदाहरण हो सकता है, वो है जीवाश्म। क्या है, जीवाश्म। जीवाश्म किसका उदाहरण है, अखनिज तत्वों का उदाहरण है। क्या जीवाश्म चट्टानों पे पाए जाते हैं, शैलों में पाए जाते हैं, तो हमने देखा था कि हाँ, चट्टानों में या शैलों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कौन सी चट्टान या कौन सी शैलों में आपको जीवाश्म मिलते हैं। आगे चले। हमने देखा था चट्टानों के प्रकार, चट्टानों को हमने किसके आधार पर बांटा है, उत्पत्ति के आधार पे तीन भागों में बांटा है, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। आपको याद होगा हमने पढ़ा था चट्टान, रॉक्स तीन प्रकार की है। पहली जो हमने पढ़ी थी वो थी आग्नेय चट्टान, इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था इग्नियस रॉक्स। दूसरी हमने पढ़ी थी अवसादी चट्टान, इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने नाम दिया था सेडिमेंट्री रॉक। तीसरी हमने पढ़ी थी रूपांतरित चट्टान, जिसको हमने नाम दिया था मेटामॉर्फिक
रॉक। अगर इन नाम को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नाम से ही इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा आपको मिल जाएगी। आग्नेय चट्टानें या इग्नियस, इग्नस शब्द से बना है। इग्निस, आपने अगर मारुति सुजुकी की गाड़ी देखी इग्निस, तो उसका नाम भी क्या दिखा होगा आपको, एक गाड़ी का नाम है इग्निस। वो शायद मार्केट में इसलिए लाई गई थी कि वो मार्केट में आग लगा देगी। आग को अगर परिभाषित करना है, आग का अगर आपको कोई पर्यायवाची शब्द चाहिए तो उसको लैटिन भाषा में इग्निस के नाम से आप जानते हैं। हिंदी में आपको साफ साफ दिख रहा है आग्नेय चट्टानें। तो ऐसी चट्टानें जो आग से, अब आग बनेगी तो क्या बनेगा, आग का मतलब है यहाँ पे ज्यादा तापमान। ज्यादा तापमान किसका होगा, ज्यादा तापमान होगा आपका मैग्मा का। तो मैग्मा से जो निर्मित चट्टानें हैं, लावा से जो निर्मित चट्टानें हैं, वो कैसी चट्टान होगी, वो आग्नेय चट्टानें होंगी। अवसादी चट्टान, जो अवसादों से मिलकर बनी है, वो कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान। रूपांतरित चट्टान, ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, इन दोनों का अगर रूपांतरण हो जाए, रूपांतरण कैसे हो सकता है, रूपांतरण के लिए हमने देखा था, आज और देखेंगे पीवीटी। पीवीटी क्या होता है, प्रेशर मतलब दाब से, वॉल्यूम मतलब इसका आयतन बदल जाए, टी मतलब इसका ताप बदल जाए, तो इससे क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा। तो रूपांतरित चट्टान ऐसे बनेगी। फिर हम आगे चले, हमने देखा इग्नियस शेल या आग्नेय चट्टानें क्या होता है। आग्नेय चट्टानों को एक और हमने नाम से जाना था, प्राथमिक चट्टान। पृथ्वी पर जो सबसे पहले चट्टान बनी थी वो कौन सी चट्टानें थी, आग्नेय चट्टानें। अच्छा, एक प्रारंभिक परीक्षा का सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, कैसे पूछ सकते हैं, देखो प्रारंभिक परीक्षा में यहां से सवाल क्वेश्चन पूछा जाए, आग्नेय चट्टान निर्मित होती है। उसने पहला ऑप्शन दिया आपको लावा, दूसरा ऑप्शन दिया उसने मैग्मा, तीसरा ऑप्शन दिया उसने ए व बी दोनों, और तीसरा जो चौथा उसने ऑप्शन दिया, वो ऑप्शन उसने दिया ना तो ए ना बी। आपसे पूछा जा रहा है कि आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं किससे, लावा से, मैग्मा से, ए और बी दोनों से, ना ए और ना बी से। यहाँ पे आप लोगों को शायद ये डाउट हो सकता है कि सर लावा क्या होता है, मैग्मा क्या होता है। लावा और मैग्मा, इन दोनों में फर्क क्या है। हो सकता है आज से पहले आपने दोनों एक ही चीजें समझी थी, पर मैं बता देता हूं आपको। पृथ्वी का ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल के नीचे आपको कौन सा मंडल मिलेगा, स्थल मंडल के नीचे आपको दुर्बल मंडल देखने को मिलेगा। ये आपका कौन सा मंडल है, ये आपका स्थल मंडल है। हमने देखा था कई बार क्या होता है, दुर्बल मंडल में क्या मिलेंगे आपको, संवहन धाराएं मिलेंगी। इस दुर्बल मंडल से अर्ध तरल पदार्थ स्थल मंडल पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जहां पे उनको कमजोर भूपर्पटी देखने को मिलेगी, वहां से क्या होगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। जब ये भूपर्पटी से नीचे हैं, स्थल पे नहीं आए, स्थल से नीचे हैं, तो इसी चीज को आप किस नाम से जानोगे, मैग्मा के नाम से जानोगे। लेकिन वहीं ये भूपर्पटी आपको दिखने को मिल रही है, इस भूपर्पटी पे आपको देखने को मिला, तो ये क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी से लावा। तो लावा और मैग्मा अब आप समझ गए होंगे। तो अब आप मुझे जवाब ये बताइए कि आग्नेय चट्टानें किससे निर्मित होती है, लावा से, मैग्मा से, ए और बी दोनों से, ना ए से ना बी से। पहले बताता हूं, इस सवाल के लिए आपको अच्छी खासी समझ की जरूरत है ना। आप बिना मतलब एकदम इंस्टेंटली आप इसका आंसर ना दें, थोड़ा सा रुकें और समझने की कोशिश करें कि आग्नेय चट्टानों के क्या कोई प्रकार हमने पढ़े थे। अगर कोई प्रकार थे तो वो कौन कौन से प्रकार थे, अंतः निर्मित चट्टानें आग्नेय चट्टानें कौन सी थी, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टानें कौन सी थी।
तो क्या सिर्फ लावा हो सकता है, मैग्मा हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, या कोई भी नहीं होगा? तो जवाब में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आग्नेय चट्टानों के कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे। जैसे हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट बेसाल्ट, बेसाल्ट के बाद हमने प्यूमाइस। बट आप लोगों ने कमेंट किया था सर आप नाम एक बार बोल के बता दीजिए, तो मैं आपको नाम बोल के बता देता हूँ सारे। प्यूमाइस इसको कहा जाता है, PUMICE। ऑप्साइडियन, ऑप्साइडियन। रायोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रायोलाइट। बेसाल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। स्कोरिया, डेकाइट, ग्रेनाइट अगेन काफी इंपॉर्टेंट चट्टान। गैब्रो इंपॉर्टेंट चट्टान। मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, हालांकि पृथ्वी की दृष्टिकोण से तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन चूंकि एग्जाम में कहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उन चट्टानों पे मैं आपको स्टार लगा के दे रहा हूं। साथ ही साथ आप देखेंगे डायाबेस, डायोराइट, पैगमेटाइट, पेरियोडाइट। ये पैगमेटाइट चट्टान भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ उदाहरण है किसके? ये उदाहरण है आग्नेय चट्टानों के, या मैं कहूं इग्नियस रॉक के ये उदाहरण हैं। आगे हम चले थे और आगे चलने पे हमने देखा था कि आग्नेय चट्टानों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। आग्नेय चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टाने और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टाने। वो चट्टाने जो भूपर्पटी से पहुंचने से पहले ही ठंडी होके, भूपर्पटी पे नहीं पहुंची है, वो पहले ही ठंडी होके किस में बदल चुका है? वो मैग्मा बदल चुका है आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय चट्टान में। तो ऐसी आग्नेय चट्टान जो भूपर्पटी पे नहीं पहुंची, ज्वालामुखी उद्गार अभी नहीं हुआ है, उसके नीचे है, तो ऐसी आग्नेय चट्टानों को हमने क्या नाम दिया था? अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। अंदर जो बनी है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। लेकिन अगर यही मैग्मा बाहर ज्वालामुखी उद्गार के कारण पहुंच गया, तो ये क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है लावा। और ये जब ठंडा होगा, यहाँ पे जब ये ठंडा होगा, तो बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान बना लेगा। इसको बोला जाता है एक्सट्रूसिव। क्या बोला जाता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो दो प्रकार की आपने आग्नेय चट्टानें पढ़ी, कौन कौन सी? बाह्य निर्मित और अंतः निर्मित। हमने ये भी देखा था रवे के कण किस में ज्यादा होंगे और किस में छोटे होंगे। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि रवे के कण अंतः निर्मित चट्टानों में बड़े होंगे या बाह्य निर्मित चट्टानों में बड़े होंगे। उसके बाद हम पहुंचे थे कि आग्नेय चट्टाने की कुछ विशेषताएं हमको देखनी थी। आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं देखने को मिलेगा आपको? स्तरीकरण देखने को नहीं मिलेगा, या मैं कहूं इसमें क्या नहीं पाई जाती? परतें नहीं पाई जाती। ये कैसी होती है? दानेदार होती है, क्रिस्टलीय होती है। किससे निर्मित होती है? सिलिकेट से निर्मित होती है। ये काफी कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। इसमें कोई क्या नहीं मिलेंगे आपको? रंध्र देखने को नहीं मिलेंगे। अगर रंध्र देखने को नहीं मिलेंगे तो पानी इसमें आसानी से नहीं जा पाएगा, तो इसका क्या जल्दी से नहीं हो पाएगा? अपक्षय और अपर्दन इसका नहीं हो पाएगा। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। लोहा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, लोहा, सोना, चांदी, इस प्रकार की जो खनिज है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? आग्नेय चट्टानों में। उसके बाद हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। अवसादी जैसे नाम से बता रहा है किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है अवसादों से निर्मित है। किससे निर्मित है? अवसादों से ये निर्मित है। अवसाद कहां से आए? अवसाद कहां से आए? इसका चट्टाने थी, जैसे सोचते सबसे पहले प्राथमिक चट्टान बनी। प्राथमिक चट्टान का क्या हुआ? अपक्षय होना शुरू हुआ। आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने तो कहा कि इनका अपक्षय और अपर्दन नहीं होता। आपने ध्यान दिया हो तो उसमें लिखा हुआ था अपक्षय अपर्दन धीमे धीमे होता है, बहुत तेजी से इसका अपक्षय और बहुत तेजी से इसका अपर्दन नहीं होगा। इसका मतलब ये कि प्राथमिक चट्टानों का या आग्नेय चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन तो होगा, लेकिन अगर मुकाबला किया जाए अवसादी से या रूपांतरित चट्टानों के मुकाबले, प्राथमिक चट्टानों का अपक्षय और अपर्दन काफी धीमे होता है। बहुत धीमे धीमे से उनका अपक्षय और अपर्दन होता है। प्राथमिक चट्टानों का जब अपक्षय और अपर्दन हो रहा है
ये मानिए कोई प्राथमिक चट्टान है आपकी, या मैं कहूं ये कौन सी चट्टान है आपकी, आग्नेय चट्टान है। हालांकि हम आगे पढ़ेंगे अपक्षय और अपरदन क्या होता है, लेकिन अभी बहुत रफ सेंस में अगर हम बात करें कि क्या होगा, तो ये कोई आग्नेय चट्टान थी, इस पे लगातार क्या हो रहा होगा, सूर्य की किरणें गिर रही होंगी। ये क्या है, सूर्य की किरण। साथ ही साथ मौसम चेंज हुआ होगा, तो यहाँ पे बारिश भी हुई होगी। इस चट्टान ने गर्मी भी सहन की होगी। क्या सहन की होगी इसने, गर्मी भी सहन की होगी। इसी चट्टान ने सर्दी भी सहन की होगी। तो जब इतने सारे ऋतुएं इससे देखी, इतने सारे जो इसका भौतिक वातावरण है वो लगातार बदलता जा रहा है, कभी टेम्परेचर यहाँ पे T1 उसको देखने को मिला, यहाँ पे T2 टेम्परेचर देखने को मिला, रात के समय में अलग तापमान, दिन में अलग तापमान। तो इससे क्या होता है, ये जो आग्नेय चट्टान है इसका अपक्षय और अपरदन शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, इनका अपक्षय और अपरदन शुरू हो जाएगा। इन सब के कारण अपक्षय अपरदन, अपक्षय अपरदन इनका शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बारिश हो रही होगी तो पानी गिर रहा होगा, पानी गिर रहा होगा तो धीमे धीमे इसको यहाँ से काटेगा भी, काट के अपने साथ बहा के इसको आगे भी ले जाएगा। तो जो छोटे छोटे टुकड़े आगे जाएंगे उनको आप क्या कहोगे, उन्हीं को आप क्या कहोगे, अवसाद कहोगे। उनको आप क्या कहोगे, अवसाद कहोगे। और ये अवसाद जब एक जगह कहीं जाके इकट्ठे हो जाएंगे, मानिए ये अवसाद की पहली परत आई, अवसाद की दूसरी परत आई, अवसाद की तीसरी परत आई, चौथी परत, पांचवी परत, और यहाँ पे भी आप देखेंगे तापमान बदल रहा है, दाब बदल रहा है, तो ये सारे अवसाद चट्टान में बदल जाएंगे। और ये चट्टान कौन सी चट्टान होगी, इस चट्टान को हमने नाम दिया है अवसादी चट्टान। क्या नाम दिया है, अवसादी चट्टान। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसमें जीवाश्म, हाँ जीवाश्म मिल सकते हैं, इसमें बीच बीच में जीवाश्म भी पाए जा सकते हैं। तो ये है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के बाद यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो आपको याद होगा, हमने देखा था लिथिफिकेशन क्या होता है, दृढ़ीकरण क्या होता है। इन अवसादों का संचयन और दृढ़ीकरण, इस दृढ़ीकरण को हमने अंग्रेजी में नाम देखा था इसका लिथिफिकेशन। और मैंने आपको तो उस समय भी बताया था कि लिथ का मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब होता है पाषाण। क्या होता है, पाषाण। तो अगर अवसाद पाषाण या चट्टान में बदल रहे हैं तो ऐसी प्रक्रिया को आप क्या कहोगे, लिथिफिकेशन कहोगे। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लिथिफिकेशन क्या होता है, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया को समझाइए। तो एक और सवाल आपके लिए आज लिखिए, क्वेश्चन, लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया को समझाइए तथा कैसे यह प्रक्रिया अवसादी चट्टानों के, कैसे ये प्रक्रिया अवसादी चट्टानों के निर्माण में सहायक होती है। प्रश्न आपके सामने, ज्योग्राफी में इस प्रकार प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ज्योग्राफी में जब भी उत्तर लिखने की बारी आए तो कोशिश हमें ये करनी है कि हर उत्तर के साथ हम क्या बनाएं, हम बनाएं कोई ना कोई डायग्राम। आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है।
जब इसने पूछा है कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान, तो आपके पास अवसादी चट्टान के क्या होने चाहिए, उदाहरण होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये पता है कि इन अवसादों से इस प्रकार की आग्नेय चट्टान थी, उसके ये अवसाद थे, और उस आग्नेय चट्टान से लिथिफिकेशन का प्रक्रिया होने के बाद वो अवसाद इस अवसादी चट्टान में बदल गए, तो पूरे उदाहरण में आप उसको समझाइए। तो देखते हैं आप कैसा उत्तर लिखते हैं। यहाँ पे मैं ना तो कोई शब्द सीमा आपको दे रहा हूं, ना ही कोई समय सीमा आपको दे रहा हूं, इसलिए कि अभी आप फ्री माइंड से लिखिए। ना आपके पास कोई समय की लिमिट है, आप चाहिए 2 दिन में लिखें, 4 दिन में लिखें, 6 दिन में, जैसा आपको अपने विवेक से सही लगता है और जैसा आपको लगता है कि इस प्रकार मैं लिख सकता हूं। साथ ही साथ कोई शब्द सीमा भी नहीं है अभी आपके लिए, आप चाहिए 200 शब्द में लिखें, चाहे 250 शब्द में, चाहे 300 शब्द में। और आप पाएंगे कि जब आप इसका स्वयं मूल्यांकन करेंगे, जब खुद से इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है जब प्रथम बार आप फर्स्ट टाइम इसको चेक करें तो आपको लगे मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, या हो सकता है इसका विपरीत लगे कि मैंने बहुत खराब लिखा है। लेकिन आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आप इसको चेक करेंगे, तो मैं इस बात की गारंटी कह सकता हूं, उस समय आपको लगेगा कि मैंने आंसर अच्छा नहीं लिखा। तो वो प्रक्रिया है, वो 1 महीने बाद तक आप लगातार जब आंसर लिखेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि पहले दिन उतना अच्छा नहीं लिखा था, लेकिन 30 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद मैं अब अच्छे आंसर लिखने लग गया हूं। लेकिन उसके लिए आपको डेली आंसर लिखना पड़ेगा। तो ये आप आंसर लिख के मुझे बताइएगा। तो हम बात कर रहे थे अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टानों में लिथिफिकेशन इसको कहा जाता है। इसका उदाहरण कौन कौन सा है, चूना पत्थर है, चौक है, क्ले है, बलुआ पत्थर है और शैल इसके उदाहरण है। क्या अवसादी चट्टानों में आपको परत पाई जाएंगी, तो हमने देखा था ये स्तरीकृत होती है, अर्थात इसकी संरचना परतदार होती है। क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो हमने देखा था हाँ इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या इसमें क्रिस्टल पाए जाएंगे, इसमें रवे पाए जाएंगे, तो हमने देखा था रवे इसमें नहीं पाए जाते। क्या इसमें छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं, तो हाँ इनमें छिद्र और रंध्र पाए जाते हैं। इसका मतलब इनका अपक्षय और इनका अपरदन आसानी से हो जाएगा। और पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग कितना प्रतिशत भाग घिरे हुए, 75% भाग घेरे हुए हैं। हमने ये भी देखा था कि हाँ, जो अवसादी चट्टानें वो 3 रूप से बनती हैं, यांत्रिक रूप से, रासायनिक रूप से, कार्बनिक रूप से। यांत्रिक रूप से मतलब अवसादों को कोई यांत्रिक माध्यम एक जगह से दूसरी जगह लेके गया है, जैसे हवा अगर लेके गई है, या कोई बर्फ का हिमानी ग्लेशियर लेके गया है। रासायनिक रूप से पानी में घुल के चट्टानें एक जगह से दूसरी जगह चली गई है। कार्बनिक रूप से कार्बन के माध्यम से वो चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो उसको आप क्या कहोगे, कार्बनिक रूप से वो चट्टान का निर्माण हुआ है। जैसे एग्जांपल क्या था कार्बनिक रूप का, आपको सबको याद है, कोयला। और ये कुछ एग्जांपल है, इसमें आप देख रहे हो परतें आपको देखने को मिल रही हैं, ये किसके एग्जांपल है ये, और इसमें आपको कण देखने को मिल रहे हैं, कण बड़े और कण छोटे देखने को मिल रहे हैं। आज बात हमको करनी है रूपांतरित चट्टान की, मेटामॉर्फिक रॉक की। नाम आपको क्या बता रहा है, रूपांतरित। रूपांतरित मतलब इसका पहले कोई ना कोई रूप रहा होगा और उस रूप से परिवर्तन होके ये अब नई चट्टान बन गया, और उस नई चट्टान को हमने नाम दिया रूपांतरित चट्टान। इसका मतलब ऐसे समझा जाए कि पहले कोई आग्नेय चट्टान थी, पहले कोई अवसादी चट्टान थी, इन दोनों का क्या हुआ, इन दोनों का रूप परिवर्तन हुआ। मतलब मैं कहूं इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली। तो आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों ने जब अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई, तो ये किस में बदल गई, ये बदल गई रूपांतरित चट्टान में। अब यहाँ पे ये रूप परिवर्तन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये रूप परिवर्तन का मतलब यह है कि इसकी विशेषताएं, इसकी रासायनिक विशेषताएं क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। कौन सी विशेषताएं, रासायनिक विशेषताएं। हम और रासायनिक विशेषताएं बदलेंगी तो भौगोलिक विशेषताएं भी अपने आप बदल ही जाएंगी। और ये रासायनिक विशेषताएं बदली कैसे, इसके पीछे कारण होता है, क्या कारण होंगे इसके पीछे, इसके पीछे कारण होंगे भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण। और ये भौगोलिक कारण कौन कौन से होते हैं, मेनली इनको हम 3 भागों में या 3 नाम से इनको जानते हैं। हमने पहले भी देखा था, अभी आज ही। क्या नाम थे इसका, पी,
वी टी, पी से प्रेशर, वी से वॉल्यूम, टी से टेम्परेचर। अगर इन तीनों चीजों में से परिवर्तन होता है या किसी एक में भी परिवर्तन होगा तो चट्टान किस में बदल जाएगी? रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी। अब शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि क्यों आग्नेय चट्टानों को, क्यों आग्नेय चट्टानों को मैं प्राथमिक चट्टान कह सकता हूं, या क्यों इनको प्राथमिक चट्टान कहा गया होगा। प्राथमिक चट्टान कहा गया होगा। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि आग्नेय चट्टानों से कौन सी चट्टान बन सकती है? आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टान बन सकती है, आया ना? साथ ही साथ आपने इस स्लाइड में यह भी देख लिया कि आग्नेय चट्टान से और अवसादी चट्टान से, दोनों से क्या बन सकती है? इन दोनों से ही रूपांतरित चट्टान का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले पृथ्वी पे कौन सी चट्टान आई थी? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान कैसे आई थी? आपको पता है, दुर्बल मंडल में जो अड़तरल अवस्था में मौजूद है मैग्मा, वो जब ऊपर आया और धीमे धीमे ठंडा होने लगा तो किस में परिवर्तित हो गया? तो वो परिवर्तित हो गया आग्नेय चट्टानों में। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मेटामॉर्फिक शब्द का अर्थ है रूप का परिवर्तन। क्या है? रूप का परिवर्तन। और हमने देखा था पीवीटी, चट्टानों के दबाव, आयतन और तापमान में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इस क्रिया के तहत कौन सी चट्टान बनेगी? आपकी रूपांतरित चट्टान बनेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना किसी चट्टान के रूपांतरित चट्टान बन जाए? आपके पास पृथ्वी पे कोई चट्टान मौजूद नहीं है, ना ही आग्नेय चट्टान, ना ही आपके पास अवसादी चट्टान। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके पास रूपांतरित चट्टान बन जाए? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अब देखिए ये रूपांतरण कैसे हो सकता है? रूपांतरण कैसे हो सकता है? हमने देखा कि रूपांतरण के लिए तीन चीजों में परिवर्तन होना चाहिए। पहला दा, दाब, आयतन और तापमान। देखिए कैसे हो सकता है। हमको पृथ्वी की आंतरिक परत के बारे में अच्छे से जानकारी है ही, उसी से लेके चलते हैं। पहले ये आपका है स्थल मंडल। स्थल मंडल के नीचे ही आपको क्या देखने को मिलेगा? दुर्बल मंडल। दुर्बल मंडल में आपको अर्ध तरल अवस्था में मैग्मा मिलेगा, संवहन धाराएं मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए, मानिए यहां पे कोई आग्नेय चट्टान थी, अंतः निर्मित कोई आग्नेय चट्टान यहाँ पे थी। कौन सी चट्टान है ये है, अभी समझिए, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान है। दुर्बल मंडल से निकला हुआ मैग्मा किसी भ्रंश के कारण इसके पास पहुंच गया। दुर्बल मंडल से निकला हुआ मैग्मा किसी भ्रंश से चलते हुए इस आग्नेय चट्टान के समीप पहुंच गया। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आग्नेय चट्टान का तापमान कम होगा या दुर्बल मंडल से निकले हुए मैग्मा का तापमान कम होगा? तो हमें पता है मैग्मा अर्ध तरल अवस्था में बहुत गर्म है, तो इसका तापमान ज्यादा होगा और इसका तापमान कम होगा। लेकिन जैसे दुर्बल मंडल से निकल के भ्रंश के साथ ये यहाँ पे पहुंचा इस आग्नेय चट्टान के पास, तो अभी आग्नेय चट्टान का क्या बढ़ा देगा? आग्नेय चट्टान का तापमान इसने बढ़ा दिया। अब ये आग्नेय चट्टान किसमें परिवर्तित हो जाएगी? ये परिवर्तित हो जाएगी आपके रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो गई। हुई या नहीं हुई? भाई दुर्बल मंडल में था मैग्मा, मैग्मा भ्रंश के साथ कहां पहुंचा? आग्नेय चट्टान के करीब, अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के पास जैसे ही पहुंचा, क्या बदला? इसका तापमान बदल गया। तापमान बदल गया, इसका भौगोलिक वातावरण बदल गया, तो अब इसकी रासायनिक विशेषताएं भी बदल जाएंगी। ये आग्नेय चट्टान अब किस में बदल जाएगी? रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी। पहला एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को समझने के लिए
पहले सुनना पड़ेगा आपको, है ना। जब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ेंगे आने वाली क्लासों में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का जो पूरा स्थल मंडल है वो ऐसी छोटी छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार की प्लेटों में बटा हुआ है। प्लेट क्या होती है ये सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि प्लेट, यहाँ पे महासागर है, यहाँ पे महाद्वीप है। एक प्लेट पे महासागर भी हो सकता है, एक प्लेट पे महाद्वीप भी हो सकता है। अभी सिर्फ इतना सा समझिए। प्लेट किसका भाग है? ये प्लेट भाग है स्थल मंडल का। किसका भाग है? प्लेट स्थल मंडल का। और स्थल मंडल के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? स्थल मंडल के नीचे हमको पता है दुर्बल मंडल है, और दुर्बल मंडल अर्ध तरल अवस्था में। आपको वो एग्जाम्पल भी याद है कि बिल्कुल ऐसा समझिए कि नीचे पानी है, ऊपर नाव है। ये जो पानी आपको दिख रहा है यही है दुर्बल मंडल, और जो नाव दिख रही है यह है स्थल मंडल। तो पानी पे नाव तैर पाएगी, तो ये प्लेटें जो स्थल मंडल की प्लेटें किस पे तैर रही हैं? दुर्बल मंडल पे तैर रही हैं। तैर रही हैं इसका मतलब, तैर रही हैं इसका मतलब ये कभी ऐसे भी तैर सकती हैं, कभी एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं, किसी भी प्रकार तैर सकती हैं। इनकी मर्जी किस प्रकार तैरना चाहे। ठीक है, हालांकि हम देखेंगे इनकी सारी मर्जी इनकी नहीं चलती है। नीचे पृथ्वी की जो संवहन धाराएं उनकी मर्जी पे आधारित होती है, लेकिन वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि स्थल मंडल की जो प्लेटें वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक दूसरे से पास आ रही हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि प्लेट का एक हिस्सा इस तरफ आ रहा है, दूसरी प्लेट का हिस्सा भी इस तरफ आ रहा है। ठीक है, यहां पे ज्वालामुखी उद्गार हुए थे, और ज्वालामुखी उद्गार के कारण यहाँ पे क्या है? बहुत सारा लावा है। क्या है? लावा। ठंडा हो चुका है। कौन सी चट्टान थी? आग्नेय चट्टान थी। साथ ही साथ यहाँ पे इस लावे से बनी हुई आग्नेय चट्टानों का कुछ अपरदन हो चुका था, और उसके कारण यहाँ पे आपको कौन सी चट्टान भी देखने को मिली? यहाँ पे आपको अवसादी चट्टान भी देखने को मिली। तो यहाँ पे आपके पास आग्नेय चट्टाने भी है, यहाँ पे आपके पास अवसादी चट्टान भी है। ये प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही हैं, और करीब आते आते ये इतनी करीब आ गई, इतनी करीब जितना आप चाहते हो किसी और के करीब आना, उतनी करीब ये आ गई। ऐसे समझिए, किसी और के करीब मतलब आप गलत दिशा में उदाहरण को ले जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपके आईएएस बनने का जो सपना है, उसके जितना करीब आना चाहते हैं उतने करीब आप, मतलब आप आईएएस पहुंच गए, आप लबासना में पहुंच गए। तो यहाँ पे जो चट्टान थी, यहाँ पे जो दाब था, मानिए यहाँ पे दाब है इस पे P1, यहाँ पे अब दाब लग रहा है P2। तो जब दो चीजों के बीच में कोई चीज आ जाएगी तो उस पर दाब ज्यादा लगेगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि P2 ज्यादा है किससे? P1 से। क्या बदल गया है? दाब बदल गया है। तो अब यहाँ पे जो ये आग्नेय चट्टान थी, जो अवसादी चट्टान थी, वो किस में परिवर्तित हो जाएंगी? तो वो यहाँ पे परिवर्तित हो जाएंगी अब रूपांतरित रूपांतरित चट्टान। किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? वो रूपांतरित चट्टान में। तो अब आप शायद ये समझ पाए होंगे कि अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान किस प्रकार रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा और होगा जो मैं समझ पा रहा हूं कि सर आपने ये बता दिया कि प्रेशर बदला या दाब बदला तो कैसे बदली, तब आपने ये भी बता दिया कि जब तापमान बदला तो कैसे बदली, लेकिन एक चीज रह गई सर, ये वॉल्यूम या ये आयतन। इसको भी, इस दिमाग के कीड़े को भी खत्म कर देते हैं। आयतन, पहले चट्टान इतने भाग में फैली हुई थी, और यहाँ पे वो दूसरी प्लेट थी। ये प्लेट इस तरफ आ रही है, ये प्लेट इस तरफ आ रही है, दोनों आ रही हैं। इन दोनों ने क्या किया? इस चट्टान को इतने से भाग में लाके, मतलब इसको दबाती जा रही है। अब मुझे बताइए इसके आयतन में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? पहले इसका आयतन मानिए V1 था, अब इसका आयतन हो गया V2। तो क्या इसके आयतन में परिवर्तन हुआ या नहीं? इसका मतलब अगर दाब में परिवर्तन होगा तो आयतन में भी परिवर्तन होगा। और मैं अगर आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरफ लेके जाऊं, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके जाऊं, तो आप पाएंगे जब प्रेशर बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, तो तापमान भी बदलेगा।
आपने अगर 11वीं 12वीं में आपके पास अगर विज्ञान विषय था तो आपने एक गैस इक्वेशन पढ़ी थी, इनर्ट गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। आप जिन लोगों के पास विज्ञान था वो शायद मेरी बात को समझ पा रहे हैं। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आपने पढ़ा था। तो वो पीवी ये रहा आपका पी और वी। जब पी और वी बदलेंगे तो टी बदलेगा, जब दाब बदलेगा, जब आयतन बदलेगा तो तापमान भी बदलेगा। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो अंततः अगर मैं इसको निष्कर्ष इसका निकालूं तो मैं निष्कर्ष ये निकाल सकता हूं कि भाई आग्नेय चट्टान है या अवसादी चट्टान है। अगर पीवीटी में बदलाव किया जाए तो ये कौन सी चट्टान बन जाएंगी? रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। एक और छोटी सी चीज यहां पे ले लेते हैं। अब बन चुकी है आपके पास रूपांतरित चट्टान। क्या बन चुकी है? रूपांतरित चट्टान। अच्छा, क्या इस रूपांतरित चट्टान का भी अपक्षय होगा? क्या इस रूपांतरित चट्टान का भी अपर्दन होगा? तो हमको पता है हाँ सर, इसका भी अपक्षय होगा और इसका भी अपर्दन होगा। तो जब इसका अपक्षय और अपर्दन होगा तो क्या बनेगा? तो हमें पता है कि जब अपक्षय और अपर्दन होगा तब तो क्या बनना चाहिए? अवसाद बनना चाहिए। और अवसाद एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लिथिफिकेशन की प्रक्रिया होगी और इस अवसाद से कौन सी चट्टानें बन जाएंगी? अवसादी चट्टान बन जाएगी। हाँ या ना? हुआ क्या देखो, कौन सी चट्टान थी? रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान आई कहां से थी? रूपांतरित चट्टान आग्नेय चट्टान से आई थी, अवसादी चट्टान से आई थी। इस रूपांतरित चट्टान का अपक्षय हुआ, इस रूपांतरित चट्टान का अपर्दन हुआ, इसके अवसाद बने और ये रूपांतरित चट्टान किसमें परिवर्तित हो चुकी है? अवसादी चट्टान में। इसका मतलब ये हुआ कि रूपांतरित चट्टान किसमें बदल सकती है? अवसादी चट्टान में। वहीं अवसादी चट्टान भी किसमें बदल सकती है? रूपांतरित चट्टान में बदल सकती है, परिवर्तित हो सकती है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। अब बात करते हैं, अब आपके पास है रूपांतरित रूपांतरित चट्टान है आपके पास, ठीक है। ऐसे समझिए, पृथ्वी की भूपर्पटी है, यहाँ पे क्या रखी है? रूपांतरित चट्टान। यहाँ पे क्या हुआ? ज्वालामुखी उद्गार हो गया। ज्वालामुखी उद्गार हुआ और क्या बदल गया? तापमान बदल गया। और क्या हुआ? ये सब चीजें मेल्ट हो गई। मेल्ट मतलब ये तरल अवस्था में बदल गई। तो ये रूपांतरित चट्टान भी क्या होगा? तरल अवस्था में बदल जाएगी। तरल अवस्था में जब बदलेगी रूपांतरित चट्टान, और तरल अवस्था के बाद जब ठंडी होगी, तरल अवस्था में होगी, तब किस में बदल जाएगी? ये लावा में बदल जाएगी। और जब लावा ठंडा होगा तो हमें पता है कौन सी चट्टान बनेगी? तो बनेगी आग्नेय चट्टान। हमने देखा था, शुरुआत हमने की थी कि आग्नेय चट्टान से क्या बन रही थी? रूपांतरित चट्टान। यहां पे हम देख रहे हैं कि रूपांतरित चट्टान से क्या बन रही है? आग्नेय चट्टान। फिर से वही बात कि रूपांतरित चट्टान किस में परिवर्तित हो सकती है? आग्नेय चट्टानों में। और आग्नेय चट्टान भी किस में परिवर्तित हो सकती है? रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो सकती है। इसका मतलब कोई भी चट्टान, इन तीनों चट्टानों में से कोई भी चट्टान किसी भी चीज में परिवर्तित हो सकती है। यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। रूपांतरित चट्टान के बारे की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। रूपांतरण की विशेषताएं क्या क्या होती है? ये आपको पता लग गया, टेक्टोनिक प्रक्रिया। वो जो हम प्लेटों की बात कर रहे थे उसी को टेक्टोनिक प्रक्रिया कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन भी हो सकता है, उससे भी कौन सी चट्टान बन जाएंगी? आपकी रूपांतरित चट्टानें बन जाएंगी। रासायनिक परिवर्तन हमने बात करी ली, पीवीटी से कैसे रासायनिक विशेषताएं उसकी बदलेंगी। रासायनिक ये जो रूपांतरित चट्टानें होती है ये कठोर हो सकती है, जीवाश्म ना के बराबर मिलते हैं। ना के बराबर क्यों मिलते हैं यहाँ पे? सोचिए, तापमान इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर तापमान बढ़ गया तो जीवाश्म अगर होंगे भी, मानिए किसी अवसादी चट्टान में जीवाश्म थे,
लेकिन तापमान बहुत बढ़ गया और तापमान बढ़ने के बाद वो किस में बदल गई, रूपांतरित चट्टान में। तो वहां के जीवाश्म जल के राख हो जाएंगे। लेकिन अगर इतना तापमान नहीं बढ़ा कि जीवाश्म जलें तो इसमें जीवाश्म पाए भी जा सकते हैं। इन चट्टानों में परतें या पंक्तियों के रूप में खनिज व्यवस्थित रहते हैं। परतें भी इसमें मिल सकती हैं, हो सकता है आपको रवे भी मिले, दोनों चीजें इसमें आपको देखने को मिल सकती हैं। इस स्लाइड में या अभी तक हमने जो क्लास ली है उसमें जहां से यूपीएससी प्री में प्राथमिक परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो है ये स्लाइड। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है, देखिए यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है चट्टान का नाम, चट्टान का नाम के बाद देख रहे हैं चट्टान का प्रकार, और फिर ये क्या होगी, रूपांतरित चट्टान का नाम। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी चट्टान है, ये हो सकता है कोई आग्नेय चट्टान हो, कोई अवसादी चट्टान हो, या कोई रूपांतरित चट्टान हो। अगर यहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंज यहाँ पे क्या होगा, इनका प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, या टेम्परेचर, दाब, आयतन और तापमान में अगर परिवर्तन हुआ तो ये सब किस में बदल जाएंगी, रूपांतरित चट्टान में बदल जाएंगी। जैसे आपके पास चूना पत्थर है, चूना पत्थर कैसी चट्टान है, एक अवसादी चट्टान है, यह अवसादी चट्टान किस में बदल गई, संगमरमर, और संगमरमर कैसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। आपके पास डोलोमाइट है, डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है, ये किस में बदल गया, संगमरमर में बदल गया। आपके पास बलुआ पत्थर जो कि एक अवसादी चट्टान है, क्वार्ट्जाइट चट्टान में बदल गया। आपके पास शैल है जो फिर से एक अवसादी चट्टान है, वो स्लेट में बदल गया। आपके पास ग्रेनाइट है जो एक आग्नेय चट्टान है, वो नीस, नीस भी जैसे ग्रेनाइट नाम है ऐसे नीस नाम है चट्टान का। आपके पास स्लेट है, स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। तो देख लो यहाँ पे रूपांतरित चट्टान का भी रूप में वापिस रूपांतरित चट्टान बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, सिस्ट बन जाएगी। अब ये कैसे हुआ कि रूपांतरित चट्टान में बदल गई। ये आपके पास कौन सी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, अगर मैं इसी का ही पीवीटी बदल दूं तो ये भी किसमें बदल जाएगी, रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी। हाँ या ना भाई, आप मनुष्य ही तो हो जब से पैदा हुए, लेकिन जैसे जैसे इस समय बढ़ता जा रहा है, आप देखें, आप शिशु अवस्था में थे, किशोर अवस्था में हुए, युवा अवस्था में, उसके बाद वृद्ध अवस्था आ जाएगी, है ना। तो रूपांतरित चट्टान पीवीटी अगर बदला जाए तो ये भी किसमें बदल जाएगी, रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी। इसी को हम क्या कहा जाता है, शैल चक्र कहा जाता है, रॉक साइकिल इसको कहते हैं। रॉक साइकिल का मतलब क्या है, रॉक साइकिल का मतलब यह है कि कोई भी चट्टान अगर उनके भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन होता है तो वो किसी दूसरी चट्टान में बदल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इग्नियस रॉक, या जिसको मैं कहूँ आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान के साथ क्या हुआ, आग्नेय चट्टान किसमें बदल गई, मेटामॉर्फिक रॉक में, मेटामॉर्फिक मतलब रूपांतरित चट्टान में बदल गई। कैसे बदली, पीवीटी अगर आपने चेंज किया तो रूपांतरित चट्टान में बदल गई। अगर इस आग्नेय चट्टान का अवसाद आपको देखने को मिले, आग्नेय चट्टान के क्या मिल गए आपको, अवसाद, तो इन अवसादों से कौन सी चट्टान बन जाएगी, इन अवसादों से अवसादी चट्टान बन जाएगी। तो आप देख रहे हो आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान बन रही है। अवसादी चट्टान का भी अगर पीवीटी चेंज हो गया तो रूपांतरित चट्टान बन गई। रूपांतरित चट्टान अगर मैग्मा के साथ मिल गई तो वापस कौन सी चट्टान बना लेगी, वो बना लेगी आग्नेय चट्टान। और अगर ये आग्नेय चट्टान है, इसका पीवीटी अगर बदला जाए तो ये किसमें बदल जाएगी, रूपांतरित चट्टानों में बदल जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक डायरेक्टली क्या बन सकती है आग्नेय चट्टान, हाँ, अगर सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान भी मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाए, मैग्मा के कांटेक्ट में आ जाए और वो ठंडी होकर क्या बन डालेगी, फिर से प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान बना लेगी। इसी चीज को क्या बोला जाता है, शैल चक्र बोला जाता है, इसी चीज को रॉक साइकिल बोला जाता है। ये आपसे यूपीएससी मुख्य परीक्षा में हो सकता है पूछ ले, तो ये आपको पता होना चाहिए। शैल चक्र का सबसे पहला मतलब ये है कि लंबे समय तक अपने मूल रूप में चट्टान नहीं रह सकती। मूल रूप में क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि लगातार भौतिक वातावरण बदल रहा है, पीवीटी उसका लगातार बदल रहा है। चट्टान कैसी प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है, और सतत प्रक्रिया के बाद आपको पता है कि अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान कैसे एक दूसरे में परिवर्तित होती जाएगी। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैग्मा है, मैग्मा का क्रिस्टलीकरण हुआ, कौन सी चट्टान बन गई, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के अवसाद और अपक्षय से क्या बनेंगे, अवसादी चट्टान, और उसका रूपांतरण होगा तो किसमें बदल जाएगी, वो रूपांतरित चट्टान में बदल जाएगी।
लेकिन फिर से अगर वो मैग्मा के कांटेक्ट में आ गई, मैग्मा के संपर्क में आ गई, तो क्या होगा, फिर से वो आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो ये इस प्रकार का आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हैं, और आपको लगता है कि ये डायग्राम ज्यादा अच्छा है तो ये डायग्राम भी बनाया जा सकता है। आपको जो आपको लगे कि सहूलियत, जिसमें आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, इसको मैं बना सकता हूँ परीक्षा में, वो डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो शैल चक्र हमारा खत्म होता है। यहाँ पे एक और चैप्टर हमारा खत्म हो गया, रॉक्स हमने खत्म कर लिया, शैल हमने खत्म कर लिया है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, हालांकि मैं आज इसको शुरू नहीं करूंगा क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो चैप्टर का नाम क्या है, वो चैप्टर का नाम है भूपर्पटी और संबंधित अवधारणाओं का विकास। इसका मतलब क्या है ना, पहले ये समझते हैं। आपने विश्व का मानचित्र देखा होगा, विश्व के मानचित्र पे बहुत सारे महाद्वीप है और बहुत सारे महासागर हैं। वो महाद्वीप और महासागर क्या हमेशा से इसी स्थान पे थे जिस स्थान पे आपको देखने को मिल रहे हैं? सर इसका मतलब क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भारत कभी दक्षिण ध्रुव के पास होगा? आज आप देखेंगे तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। क्या हम कभी ये सोच सकते हैं कि भारत भूमध्य रेखा से भी नीचे रहा होगा, या भारत में कहूं मकर रेखा से भी नीचे रहा होगा? भारत और अफ्रीका एकदम करीब करीब थे, जैसे भारत और पाकिस्तान है। क्या हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं? तो हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन क्या कभी ऐसा था? अगर था तो ऐसा क्यों था? भूपर्पटी में क्या क्या बदलाव आए हैं आज तक? पृथ्वी का जब से विकास हुआ है उसके बाद भूपर्पटी में क्या क्या बदलाव हुए हैं, वो बदलाव क्यों आए और उनका क्या क्या परिणाम हुआ है? ये सब चीजें हमको कौन से चैप्टर में पढ़नी है? भूपर्पटी और उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में। इसमें हम 3 सिद्धांत मुख्यतः पढ़ेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा जाता है, जो अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। और उसके बाद लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। लेकिन हम डायरेक्टली प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ेंगे? हम जब पढ़ेंगे तो अब मैं आपको बार बार ये भी कहूंगा कि जो शुरू वाली दोनों जो सिद्धांत हैं, जिसको मैं कह रहा हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, साथ ही साथ सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है, वो गलत है। तो सर जब गलत है तो उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है? अब याद कीजिए, जब आपने पहली बार अक्षर लिखना शुरू किया था, आपने ए भी गलत लिखा था, आपने आ भी गलत लिखा था, आपने ए भी गलत लिखा था, आपने बी भी गलत लिखा था। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो जो मेहनत आपने उनको गलत लिखने में लिखी थी, गलत लिखने में जो आपने मेहनत की थी, उसी से तो आप सही अक्षर या सही सेंटेंस बनाना, सही वाक्य बनाना सीखे। तो वही चीज है, वो गलतियों से हम क्या क्या सीखे, ये चीजें हम पढ़ेंगे। और अगर आप देखेंगे कि वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं दिया जाता 1912 में, तो आज हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पे नहीं पहुंचते। और वो महाद्वीपीय विस्थापन, मैं आपके 2 मिनट और लूंगा, वो कैसे बना, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में थ्योरी दी थी। उस वो बेचारा कोई भूगोल वेत्ता भी नहीं था, भूगोल से बहुत ज्यादा लेना देना भी नहीं था, वो जलवायु वैज्ञानिक था। वो जलवायु के बारे में अपनी पढ़ाई कर रहा था, रिसर्च कर रहा था जलवायु पे। उसने पाया कि भारत की जलवायु, अफ्रीका की जलवायु और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु एक समय पे वो आके मिल रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत की जलवायु दक्षिणी अमेरिका से मिल जाए? ये चीज उसको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन उसका बेटा था, उसका बेटा एक गेम खेल रहा था, जिगसॉ गेम जिसको कहते हैं। वो जिगसॉ गेम कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जिगसॉ गेम कुछ इस प्रकार दिखता है। वो ये गेम खेल रहा था और यहाँ पे आपको कलर दिख रहे हैं। उस जो उसका बेटा खेल रहा था, उसमें यहाँ पे विश्व का नक्शा बना हुआ था। तो विश्व के नक्शे में उस बच्चे ने इस प्रकार विश्व का नक्शा जोड़ दिया कि सारे महाद्वीप इस प्रकार दिखने लगे। तो इससे उसको ये समझ में आया कि महाद्वीपों में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है। और इस छोटे से गेम के कारण आपको क्या पढ़ना पड़ता है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, 2013 में इससे क्वेश्चन पूछा था मुख्य परीक्षा में, और इसके बिना हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। एक आखिरी बात और मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आखिरी बात यह है कि स्टडी IQ IAS हिंदी
आपको पता है इसका सेकंड बैच लॉन्च हो चुका है और सेकंड बैच में एनरोल होने की जो आखिरी तारीख है वो है आपकी 20 मार्च। 20 मार्च के बाद इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो 20 मार्च से पहले आपको क्या करना है, आपको कोड लगाना है MB लाइव, और MB लाइव कोड लगाने के बाद क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ये कोर्स आपको मिल जाएगा 18,999 रुपए में। मैं इसको बताने की क्या आवश्यकता है, बताने की ये आवश्यकता है कि अगर 2024 आप टारगेट लेके चल रहे हो यूपीएससी सीएससी के लिए, आपको सिविल सेवा परीक्षा देनी है 2024 में, तो अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। कि आप कहोगे सर अभी तो 1 साल से भी ज्यादा है, वो परीक्षा की तैयारी के लिए 14 से 15 महीने जरूरी होते हैं। अगर आज से ज्यादा लेट आपने किया, आप सोचे कि नहीं अभी मैं 2 महीने बाद एडमिशन लूंगा, तो चीजें आज जितनी सुगमता से आप पढ़ सकते हो उतनी सुगमता से आप नहीं पढ़ पाओगे। जितने ठंडे दिमाग से आप पढ़ पाओगे आज, उतने ठंडे दिमाग से नहीं पढ़ पाओगे, और ये इस तैयारी में आने के बाद आपको पता भी लग जाएगा। तो कोशिश, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये सुनहरा अवसर है। 20 मार्च इसकी आखिरी तारीख है, और MB लाइव आप कोड यूज कीजिए, इससे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लास की PPT आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर मेरे साथ जुड़ जाइए। क्लास का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा उस पर, साथ ही साथ क्लास की PPT भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल इसी समय, इसी वक्त, इसी चैनल पे स्टडी IQS हिंदी के साथ। आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना ध्यान रखना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी।